देवों की पावन भूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंदेवाड़ी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज PYQs। और उसी कड़ी में आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस सीरीज के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि बोर्ड हमें किस रूप में सवालों को पूछता है। तो आइए सवालों को शुरू करने से पूर्व हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं और अपने आप को तैयार कर लेते हैं सवालों की को बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करें कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमें समकोण त्रिभुज और उसके अनुपातों का उपयोग करके अदृश्य ऊंचाइयां और दूरियों को मापने की शक्ति देता है। हम यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम ऊंचाई और दूरी मापने के लिए समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति अनुपातों, विशेषकर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास दो कोण बन के आते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। इन कोणों को पढ़ने से पूर्व हम कुछ छोटे की वर्ड्स को समझते हैं। इसमें पॉइंट आएगा दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक सीधी रेखा। जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा होता है तो उसकी आंख से उस वस्तु तक की जो सीधी रेखा बनती है उसे ही हम दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। प्रेक्षक की आंख के स्तर पर समानांतर रेखा, अर्थात हम यह कहेंगे कि प्रेक्षक की आंख के समानांतर जो रेखा होगी उसे ही हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा के नाम से जानेंगे। एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना हुआ है, आप गौर करें कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, यह प्रेक्षक की आंख है और आंख के, अभी हमने यहाँ लिखा कि आंख से वस्तु तक की सीधी रेखा, तो यह सीधी रेखा होती है क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा। और प्रेक्षक की आंख के स्तर पर समानांतर जो रेखा बनेगी उसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, और प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक की जो रेखा बनेगी उसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। अर्थात यहाँ O और P जो है वह दृष्टि रेखा है, क्योंकि यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं और O से Q तक यह आंख के समानांतर रेखा है, तो इसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था बोलने में, उसके लिए सॉरी। उन्नयन कोण, अभी हमने चर्चा की कि उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर बनने वाला कोण। अर्थात हम यह देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो क्षैतिज रेखा है, यदि हम क्षैतिज रेखा के से ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन। एक फिगर में फिर देखिएगा, यह आपकी आंख के समानांतर रेखा, यह क्षैतिज रेखा, और यहाँ से जब आप वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इस पर जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। दूसरा पॉइंट आएगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बनने वाला कोण हमेशा अवनमन कोण होगा। यह क्षैतिज रेखा, और जब आंख ऊपर से नीचे की ओर देख रही हो, अर्थात हम किसी वस्तु को ऊपर से समानांतर रेखा से के क्षैतिज यानी जो समानांतर रेखा है उससे नीचे की ओर देख रहे हूं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे अवनमन कोण। अर्थात दो बातें विशेष याद रखिएगा, जब हम वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं यानी क्षैतिज रेखा से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हम कहते हैं कि उन्नयन कोण बन रहा है, और जब हम क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखते हैं तो हम कहेंगे कि अवनमन कोण बन रहा है। एक और की पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, एक फिगर हमने बना रखा है, एक आधार रेखा और यह भी आधार रेखा, यानी क्षैतिज रेखा आधार रेखा के नाम से भी जानी जाती है। आधार रेखा से जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यह उन्नयन कोण है, और जब आधार रेखा से हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अवनमन कोण है। तो एक फिगर बनी हुई है A, O, P और B, जहां हमने नाम रखे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिंदु O से बिंदु P को देखने पर, बिंदु O से बिंदु P को देखने पर बना कोण तथा बिंदु P से बिंदु O को देखने पर बना अवनमन कोण। यहाँ उन्नयन याद रखिएगा, बिंदु O से P को देखने पर बना उन्नयन कोण। O से जब P को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और जब P से O को देख रहे हैं तो अवनमन कोण।
हमेशा क्या होते हैं, यह बराबर होते हैं। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, अर्थात इनका जो मान होता है वो न्यून कोण होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये तो मूल बातें थी जो आपको पहले से विदित हैं, आपने इन पे खूब अध्ययन भी किया है। अब आते हैं अपने एक सवाल पे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस रूप में हम सवाल को कैसे बनाएंगे। आंधी आने के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। यह सवाल 2016 में पूछा गया सवाल है। और दोस्तों रिकॉर्ड रखिएगा, यहाँ से अधिकतम जो सवाल बनता है वो 5 मार्क्स का बनता है। यहाँ छोटे सवाल कम ही पूछे जाते हैं, पर फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको सवालों के प्रारूप को चित्र बनाना आ गया, चीज को समझना आ गया, तो छोटा और बड़ा दोनों सवाल इजीली बनते हैं। और बात यहाँ याद रखिएगा, साइन कॉस और टेन ज्यादातर मान हम इन्हीं पर निकालेंगे। तो दोनों सवाल को देखें और समझें। आंधी आने के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूट कर, हल कर देते हैं सवाल को। उन्होंने यह कहा कि आंधी आने के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, हम यह मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक वृक्ष है और इसका कहीं से भी इस पॉइंट से हम मान लेते हैं कि यह टूट गया क्षैतिज तल पर। तो क्षैतिज तल अर्थात यह क्षैतिज तल है, इसको हम क्षैतिज तल का नाम देंगे। क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बना था। देखिएगा ये टूटा हुआ भाग है, ये जो ये पार्ट है जिसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं हम बी, इसको पॉइंट को कह देते हैं सी और इसको कह देते हैं डी। अर्थात यह ए बी जो भाग है ये यहाँ से टूटा और इस जमीन के साथ आके मिल गया इस तरीके से। और यहाँ पर टूटने के बाद जो उसने एंगल बनाया वो एंगल बनाया 45 अंश का, ये बना 45 अंश का एंगल। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है। अब यह जो दूरी है इस पेड़ की जड़ से ये क्षैतिज तल पर जहां पर टूटा हुआ भाग मिला है इसकी दूरी कह रहा है कि यदि 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। हम मान लेते हैं कि इस वृक्ष की ऊंचाई है h और ये जो जहां से टूट के नीचे को गिरा है ये भाग बचा हुआ भाग है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर के बराबर। ध्यान दीजिएगा, तो ये टोटल जो टूटा हुआ ए बी और डी पार्ट है, अर्थात ए बी का जो पार्ट है बी और डी टूटा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं h माइनस एक्स मीटर, क्योंकि यह इसमें से टूट गया। आप सवाल को वहां पर बनाने समय ये भी लिख सकते हैं कि माना ए और बी, ए और सी वृक्ष, एक वृक्ष है, एक वृक्ष जिसमें AC की कुल लंबाई, AC की लंबाई और यही पूछी गई है हमसे, लंबाई बराबर है h मीटर। और जो टूटा हुआ भाग है AB, टूटा हुआ भाग AB इक्वल है आपके पास h माइनस एक्स मीटर और बचा हुआ BC पार्ट है जहां से टूटा है वृक्ष, BC बराबर है x मीटर के। अब ध्यान रखेंगे कि अभी हमने बात की है कि यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपातों का यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। आप सोचिए अगर हम इस टूटे हुए भाग को अलग से एक फिगर पे ऐसे करके बना लें, छोटा सा फिगर, ये बना हमारे पास एक टूटा हुए भाग का फिगर, ये फिगर है, इसमें ये x दे रखा है, ये हमारे पास h माइनस एक्स मीटर है और यहाँ हमारे पास 6 मीटर है और यह कोण हमें दे रखा है 45 मीटर डिग्री का। तो गौर करें, अगर हम यहाँ देखें लंब और आधार, तो लंब और आधार के लिए हम ये लिख सकते हैं tan थीटा, ये आप जानते हैं। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं लंब बटे आधार, अर्थात आप ये कहेंगे कि BC बाय DC इक्वल है ये tan थीटा के, और एंगल थीटा यहाँ दे रखा है 45 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख लेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स लिखा जाता है, देखिएगा लंब था x तो हमने लिख दिया x और अपॉन हमने लिखा 6 मीटर, क्योंकि आधार हमारे पास है 6 मीटर का, तो हमने लिख लिया x बाई 6। और tan 45 की वैल्यू आप लोगों को अच्छे से याद है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये लिखा जाएगा x बाई 6
अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x बराबर आ गया 6 मीटर के। अर्थात जो ये x अभी तक हमारे पास नहीं ज्ञात हमें नहीं था, इसका मान हमें मिल गया 6 मीटर के बराबर। अब हमें कहा गया दूसरा रूप देखिएगा, इन्होंने कहा कि आधार और ये है कर्ण h माइनस एक्स, तो हम दूसरे रूप में लिख रहे हैं आधार बट्टा कर्ण, और आधार बट्टा कर्ण लाला आम लाया किसके कितने आए, इसको आपने भूलना नहीं है। तो आधार बट्टा कर्ण, देखिए लंब बट्टा कर्ण साइन, आधार बट्टा कर्ण कॉस और लंब बट्टे आधार टेन। तो हम लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण का मतलब है डीसी अपॉन डीबी या बीडी, इसको हम कहेंगे ये है कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू हमें पता है कि कॉस 45 डिग्री इक्वल्स डीसी हमें 6 मीटर में दे रखा है, और h माइनस एक्स हमें निकालनी है क्योंकि हमें यहाँ से h निकालना है। तो आप जानते हैं कि cos 45 का मान कितना होता होगा। cos 45 का मान आपको अच्छे से याद है 1/√2 होता है, और यह लिखा जाएगा 6 अपॉन h माइनस 6। h माइनस 6 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 के साथ और 2 का करा दीजिए 6 के साथ, तो यह बनेगा h माइनस 6 इक्वल्स रूट 6√2। इसको हम लिखेंगे 6√2। अब गौर करें, यहाँ x का मान अभी हमने निकाल लिया था 6 मीटर के बराबर, तो x का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे h माइनस 6 इक्वल्स 6√2। इस 6 को हम ट्रांसपोज करके RHS लेके जाएंगे, तो यह लिखा जाएगा h इक्वल्स 6 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का यहाँ जाके प्लस कर देगा 6√2, तो h बराबर आ जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन कर दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस √2, यह मीटर के बराबर हो जाएगी इसकी हाइट। आपसे पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई आएगी 6 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस √2 या 6 प्लस 6√2 मीटर के बराबर आएगी। ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें डायग्राम को बनाना है, दी गई जानकारी के आधार पर डायग्राम बनेगा, और डायग्राम के आधार पर आप देखोगे कि कौन कौन सी चीजें हमें वहां दी गई हैं। आइए इसी तरीके से एक सवाल को और समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हम यह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें यह कहा है, वायु में उड़ती हुई एक पतंग की डोरी 50 मीटर लंबी है और यह एक क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी को सीधा मानकर पतंग की जमीन से ऊंचाई है। यहां मान लेते हैं कि यह एक जमीन, और जमीन से यहां एक सुंदर सी पतंग बना देते हैं। लीजिए यह बनी हमारी पतंग, और इन्होंने कहा है कि इस पॉइंट, इस जमीन से यहां तक की दूरी बताएंगे कि पतंग कितनी दूरी पे उड़ रही है, और जो इस पे डोरी बांधी गई है उसको हमें एक सीध रखनी है। उन्होंने बोला है, देखिएगा, डोरी को सीधा मानकर, तो डोरी को हमने सीधा मान लिया, अर्थात डोरी की जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 50 मीटर की, और पूछा गया कि h बताइए। यहाँ भी नाम दे दीजिए A, B और C। समकोण त्रिभुज ABC में AB है जमीन से पतंग की ऊंचाई। हल कर लेते हैं। AB इक्वल से लिखेंगे जमीन से पतंग की ऊंचाई, और AC बराबर है पतंग की डोरी, अर्थात ये है आपके पास 50 मीटर, और ये है h। क्लियर यहाँ। और जो उन्होंने कहा कि क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ थीटा बराबर जो हमें दिया गया है, थीटा यानी कोण बराबर दिया गया है 60 अंश का। अब गौर करें, आपके पास लंब है और आपके पास कर्ण है, तो अभी गौर करते हैं कि लंब बट्टा कर्ण हम क्या लिख देते हैं। लंब बट्टा कर्ण अर्थात आप कहेंगे AB अपॉन AC, यह लिखा जाएगा
लारा आम लाया, किसके कितने आए, लंब बट्टा कर्ण लिखा जाएगा साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा का मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू दे दी है, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल्स h अपॉन 50। अब आप ध्यान से बताइए और सोचिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती होगी। जहां तक मेरे को याद है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं √3/2 इक्वल्स h/50। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यह बनेगा 2h इक्वल्स 50√3 और h इक्वल्स बनेगा 50√3 डिवाइड बाई 2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 25√3 मीटर के बराबर। और अगर हमें √3 की वैल्यू गिवन में है या दी गई है या हम पुट कर लें 1.732 के आसपास इसकी वैल्यू हम रखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 1.732। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आपका आंसर बनेगा 1.732 मल्टीप्लाई 25। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, 5 7 जा 35 36, 5 1 जा 5 और 3 8, 10 6 4 और 2 0 6 2 2 जा 4 सॉरी। तो यहाँ भी 0 6 6 12 और 1 13, 8 में 4 13 और 1 13 और 2 और 2 1 जा 2 और 1 3, यहाँ 3 और 3 1 4, 1 2 3 पॉइंट पे लग जाएगा 1.3, अर्थात ये बन के आ रहा है 43.3 मीटर। ध्यान रखिएगा अगर गिवन में 1.732 है तो इस आधार पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और चेक कर लेंगे, हमारा आंसर बन के आएगा 43.3 मीटर। यह हमारी हो जाएगी जमीन से पतंग की ऊंचाई। अब पतंग उड़ गई है, आपको ध्यान रखना है हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल 5 नंबर में पूछे जाएंगे। इन सवालों को बनाने से पूर्व कुछ बिंदुओं को हमने रिकॉर्ड किया, आप इनको रिकॉर्ड करें और ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज विशेषकर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मानों को याद रखें क्योंकि इन्हीं से बेस से हम सबको सवाल बनाने होंगे। ये तीन की वैल्यूज अगर हमें याद होगी तो हमारे सवाल इजी वे बन जाएंगे। तब तक आप अपनी तैयारियों को खूब मजबूती दें, अध्ययन खूब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।